तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे माइक्रोबियल ग्रोथ विथ कम्प्लीटली हैंड रिटन नोट्स। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो आप सबसे पहले मेरे को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर उसके बाद अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कर दीजिए और शेयर करिए। चलिए हम पढ़ते हैं। माइक्रोबियल ग्रोथ क्या होती है? माइक्रोबियल ग्रोथ से हम क्या समझते हैं? सेलुलर कॉन्स्टिट्यूएंट, हमारे अंदर में जितने भी कंपोनेंट्स हैं सेल के, उनमें ग्रोथ होना, उसका बढ़ना, या फिर सेल नंबर का, सेल मास का इंक्रीज़ होना, इस सब को क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। डेफिनेशन लिखा हुआ है, इंक्रीज इन सेलुलर कंस्टिट्यूएंट्स और सेल नंबर और पॉपुलेशन नंबर ड्यू टू रिप्रोडक्शन। अब ये रिप्रोडक्शन दोनों हो सकता है, एसेक्सुअल या फिर सेक्सुअल। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम माइक्रोबियल ग्रोथ पढ़ने वाले हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे द ग्रोथ कर्व। ग्रोथ कर्व क्या होता है? सबको पता है कि माइक्रोब जब ग्रो करेंगे तो स्टार्टिंग में ही काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में नहीं रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले वो थोड़े से रहेंगे, फिर धीरे धीरे करके बढ़ते जाएंगे। फिर एक स्टेज ऐसी आएगी जब उनके पास सारे कंपोनेंट्स ख़त्म हो जाएंगे, न्यूट्रिएंट्स सारे ख़त्म हो जाएंगे, तो वो स्टेबलाइज हो जाएंगे। फिर धीरे धीरे करके उनकी डेथ होनी चालू हो जाएगी। तो ये होता है ग्रोथ कर्व। द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूसिंग बाई बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन मतलब आपको पता है, एक सेल डेवलप होता है 2 सेल में, फिर ये और 2 सेल में और ये वाले और 2 सेल में, तो टोटल हो गए ये 4। फिर ये आगे जाके और बनेंगे, फिर और बनेंगे। ओके, तो इसमें जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, दैट ग्राफ विल लुक लाइक दिस। ग्राफ को हम जब प्लॉट करेंगे तो उसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे क्या होगा, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। वाई एक्सिस पे आप टाइम रखेंगे, लाइक 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 40 मिनट्स। ठीक है, ये आपका टाइम रहेगा। एंड एक्स एक्सिस पे जितने भी वायबल सेल्स बन रहे हैं उनका नंबर होगा। तो ये हमारा ग्राफ है, अगर आपको ठीक से दिख नहीं रहा हो तो इस तरह से। सबसे पहले जब बैक्टीरियल ग्रोथ स्टार्ट होती है तो वो धीरे धीरे ग्रो करते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं लैग फेज। फिर जब ये रैपिडली ग्रो करने लग जाते हैं तो इसे लॉग फेज कहते हैं या फिर एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं। इसके बाद जब इनकी ग्रोथ स्टेबलाइज हो जाती है तो इसे स्टेशनरी फेज कहेंगे। फिर स्टेशनरी फेज ख़त्म तब होती है जब आपके सेल्स, बैक्टीरियल सेल्स, डिक्लाइन होना शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह से ये ग्रोथ साइकिल चलती है इनकी, माइक्रोबियल सेल्स की। ग्रोथ कर्व में 4 डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं। 4 फेजेस होते हैं जो कि हमने अभी देखा, लैग, लॉग, स्टेशनरी एंड डेथ फेज। इस सब का अलग अलग नाम भी है, वो सब आपको याद रखना है। लाइक लैग फेज हो गया, लॉग को कहते हैं एक्सपोनेंशियल भी, स्टेशनरी फेज, स्टेशनरी को और क्या कहते हैं, प्लेट्यू फेज। ठीक है, लास्ट का डेथ, डिक्लाइन फेज। ये चारों के चारों फेज आपको याद रखने हैं। मैं आपको याद दिला दूँ, लैग फेज, लॉग फेज, स्टेशनरी फेज एंड डेथ फेज। अब चलो हम इस सबको डिटेल में पढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आता है, लैग फेज। लैग फेज तब क्या होता है जब सबसे पहले एक फ्रेश कल्चर मीडियम है, इसमें हमने इंट्रोड्यूस किया नए बैक्टीरिया को। ये रहे हमारे बैक्टीरिया, हमने इसे इसमें डाला। तो जब वो धीरे धीरे उसमें अडेप्ट करना चालू करता है कि हाँ ये न्यूट्रिशन मीडियम हमारे लिए सही है या नहीं है, हमको इनको लेके ग्रो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो जब उनको, बैक्टीरिया को इस न्यू कल्चर मीडियम में इनोकुलेट किया जाता है तो सबसे पहले वो अपने आप को अडेप्ट करते हैं नए एनवायरनमेंट में
कि यहाँ पे सरवाइव कैसे करना है। जब वो अडेप्ट कर लेते हैं उसके बाद वो नए कंपोनेंट्स बनाना शुरू करते हैं, सिंथेसिस ऑफ न्यू कंपोनेंट्स लाइक एटीपी, बहुत सारे ग्रोथ फैक्टर्स, राइबोसोम्स, डीएनए, ये सब बनाना उन लोग चालू करते हैं। डीएनए ज़रूरी नहीं है, आरएनए भी बना सकते हैं अगर आरएनए बैक्टीरिया हो तो फिर इसमें जो सेल नंबर है उसमें इमीडिएट इंक्रीज़ नहीं होगा क्योंकि वो अभी अडेप्ट कर रहे हैं, उनको बहुत समय लगेगा उसमें अडेप्ट करने के लिए और अपने प्रोडक्ट सिंथेसाइज करने के लिए, जिससे कि वो ग्रो कर सके। ग्रो करने के लिए भी आपको ग्रोथ फैक्टर्स की ज़रूरत है ना, तो वो तो पहले आपको सिंथेसाइज करनी पड़ेगी, उसके बाद आप ग्रो करोगे। तो सबसे पहले ये सब करेंगे, ठीक है। लैग फेज़ का जो लेंथ है वो अलग अलग माइक्रोब, अलग अलग बैक्टीरिया या फिर अलग अलग दूसरे भी सेल्स ले लो, उसके हिसाब से अलग अलग होता है, डिपेंड करता है माइक्रोब की कंडीशन पे और नेचर ऑफ द मीडियम पे। नेचर ऑफ द मीडियम मतलब आपने सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स में प्रोवाइड किए हैं या फिर कुछ न्यूट्रिएंट्स उनको खुद बनाने पड़ेंगे, इन सब चीज़ों पे डिपेंड करती है ये चीज़ें। अब माइक्रोब की कंडीशन पे क्या बता रहा है, माइक्रोब का कंडीशन दैट मीन्स कि अगर माइक्रोब पहले से अपनी बॉडी अपने सेल में एटीपी सिंथेसाइज रखा है, ग्रोथ फैक्टर सिंथेसाइज करके रखा है, उसके न्यूक्लिक एसिड्स को उसने सिंथेसाइज करके रखा हुआ है, उसको दूसरे मीडियम से फ्रेश मीडियम में आपने ट्रांसफ़र किया तो वो फटाफट ग्रो करेंगे ना। तो ये सब चीज़ों पर डिपेंड करता है इसका लेंथ, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग फेज़ होता है क्योंकि इसमें एडेप्टेशन में बहुत टाइम लगता है, सिंथेसाइजिंग में भी टाइम लगता है। अगर हम दूसरे केमिकल मीडियम से दूसरे केमिकल, सपोज़ केमिकल मीडियम ए है हमारा, इस केमिकल मीडियम से हम दूसरे केमिकल मीडियम बी में ट्रांसफ़र करते हैं बैक्टीरिया को, तो उसको नए मीडियम में अडेप्ट करने में समय लगेगा, इसलिए ये तब लॉन्ग फेज़ हो जाएगा। बट शॉर्ट फेज़ रहेगा जब इस एक्सपोनेंशियल फेज़ के बैक्टीरिया को फ्रेश मीडियम में डाल देंगे जो कि सेम ही कंपोजिशन का होगा, ए टू ए में डालेंगे और यहाँ के एक्सपोनेंशियल फेज़ वाले बैक्टीरिया को डालेंगे, तो तब लैग फेज़ जो होगी वो शॉर्ट होगी। इट इज़ सो सिंपल गाइस, बहुत ज़्यादा इजी है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, बस मैं जैसा बोलते जा रही हूँ, जैसे नोट्स में लिखा है आप ये फॉलो करते जाइए। एंड फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बता दूँ, नोट्स है हमारा बहुत सारे बुक से लिया गया है यार, ब्रॉक्स माइक्रोबायोलॉजी, पार्क, और भी एक बुक थी थोड़ी बहुत पाथफाइंडर की है, बट मोस्टली स्टैंडर्ड बुक की है गाइस, ये आप हटा दो, पाथफाइंडर की नहीं बोल सकते, रॉक पार्क ले सकते हैं। एंड अब आगे चलते हैं, तो सेकेंड फेज़ है हमारा एक्सपोनेंशियल या फिर लॉग फेज़। लॉग फेज़ या एक्सपोनेंशियल फेज़ इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें रैपिड ग्रोथ होता है, ये जो माइक्रोब है वो फटाफट 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 मल्टीप्लाई करते जाएंगे, फटाफट 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, ठीक है, ये सब इनका फटाफट ग्रोथ होता जाएगा। जैसे कि यहाँ लिखा है, माइक्रोबियल ग्रोथ एंड डिवीज़न एट मैक्सिमल रेट, मैक्सिमल रेट में इन लोग डिवाइड करने लग जाते हैं, इसलिए इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और ये जो ग्रोथ होती है वो कांस्टेंट होती है, एक ही रेट पे होती रहती है, रेगुलर इंटरवल। यही बताना चाहता है कि उनकी जो ग्रोथ है माइक्रोब्स की वो 2 की पावर n के थ्रू जाती है। Population is most uniform in terms of chemical and physiological properties. जो इनकी पॉपुलेशन है, मतलब एक बैक्टीरिया जो है और दूसरा बैक्टीरिया जो है, इसके अलावा और जितने भी बैक्टीरिया हैं, सपोज़ हमारे 100 बैक्टीरिया हैं एक्सपोनेंशियल फेज़ में, तो ये सारे के सारे 100 बैक्टीरिया की पॉपुलेशन जो है, उनकी केमिकल और फिजियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ लगभग एक जैसी होती हैं,
यूनिफॉर्म होते हैं। लाइक इसके पास ए केमिकल है तो उसके पास भी ए ही होगा, बी नहीं होगा। आई एम सो सॉरी। ये सब प्रॉपर्टीज़ उनमें बहुत कॉमन होती हैं। इसीलिए एक्सपोनेंशियल फेज़ के बैक्टीरिया को स्टडीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। किस प्रकार की स्टडीज़? साइंटिफिक रिसर्च के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, इसमें जो ग्रोथ है वो बैलेंस्ड ग्रोथ है। यूनिफॉर्म ग्रोथ, कांस्टेंट ग्रोथ या फिर बैलेंस ग्रोथ, सारे एक ही टर्म्स हैं, इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होना है। मतलब दोनों तीनों ये सब चीज़ें एक दूसरे को ही मीन कर रही हैं। अगर हम एक्सपोनेंशियल फेज़ जब चल रही हो तो न्यूट्रिशन लेवल को या फिर एनवायरमेंटल कंडीशन को चेंज कर देंगे, ऑल्टर कर देंगे। लाइक टेम्परेचर हमने कम कर दिया या फिर बढ़ा दिया, और भी दूसरी चीज़ें जैसे पीएच हमने चेंज कर दिया, तो जो ग्रोथ हो जाएगी वो अनबैलेंस्ड हो जाएगी। ऑब्वियस सी बात है, छोटी छोटी चीज़ों का माइक्रोब्स में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। तो फिर ये अनबैलेंस्ड ग्रोथ को हम दो टाइप के एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्व करते हैं। एक है शिफ्ट अप एक्सपेरिमेंट और एक है शिफ्ट डाउन एक्सपेरिमेंट। अब इसमें अप और डाउन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसी वोकेबुलरी से ही आपको समझनी है कि ये एक्सपेरिमेंट क्या कहना चाहता है। कल्चर ट्रांसफर्ड फ्रॉम न्यूट्रिशनली पुअर मीडियम टू रिचर वन। दिस इज़ पुअर, पुअर को हम नीचे रखेंगे, एंड दिस इज़ रिच। पुअर से आप रिच में डालोगे तो शिफ्ट अप हुआ। अगर आपकी लाइफस्टाइल बढ़ रही है, इंक्रीज़ हो रही है और अच्छी हो रही है, तो हम उसको अप ही बोलेंगे ना, आप शिफ्ट अप बोलेंगे। तो ये टर्म आपको यही डिफ़ाइन करना चाहता है। शिफ्ट डाउन ये डिफ़ाइन करना चाहता है कि आप पुअर से, पुअर मीडियम से, सॉरी रिच मीडियम से पुअर मीडियम में ट्रांसफ़र हो जाते हो, तो इसे बोलते हैं शिफ्ट डाउन। ठीक है, इन दोनों में अनबैलेंस्ड ग्रोथ दिखने को मिलती है। शिफ्ट अप एंड शिफ्ट डाउन एक्सपेरिमेंट डेमोन्स्ट्रेट कि माइक्रोबियल जो ग्रोथ है वो बहुत ही जल्दी एनवायरमेंटल चेंजेस और एनवायरमेंटल कंडीशंस पे रिस्पॉन्ड करती है, बहुत ही क्विकली रिस्पॉन्ड करती है। अब हम थर्ड वन पे आ जाते हैं। थर्ड फेज़ है हमारा स्टेशनरी, या फिर इसके लिए मैंने एक अलग नाम दिया था प्लेट्यू फेज़। प्लेट्यू बिकॉज ये ऐसे स्ट्रेट पॉइंट पे रहता है, इसलिए इसे प्लेट्यू कहते हैं। अब इवेंचुअली जो पॉपुलेशन है बैक्टीरिया की, उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है। तो सारे के सारे अब ऊपर ऐसे जैसे बढ़ रहे हैं ना, उससे रुक जाते हैं और ऐसे स्ट्रेट फेस में आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए जो ग्रोथ कर्व है वो हॉरिजॉन्टल बन जाती है। जनरली जो बताया गया है, एक पॉपुलेशन लेवल 10⁹ सेल पर ml, इस स्टेज पे जब पहुंचती है तब जनरली ये हमारा स्टेशनरी फेज़ आता है। यू हैव टू रिमेंबर दिस गाइस, क्योंकि AP के क्वेश्चंस में ये आया था, माइक्रोबायोलॉजी में भी आया था एंड बायोटेक्नोलॉजी में भी आया था। तो एट द पॉपुलेशन लेवल ऑफ 10⁹ सेल्स पर ml स्टेशनरी फेज़ आता है। टोटल नंबर ऑफ वायबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ कांस्टेंट। जितने भी जिंदा माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं या फिर जिंदा माइक्रोब हैं, बैक्टीरिया हैं, वो कांस्टेंट होता है। तब ना तो इंक्रीज़ होता है ना ही डिक्रीज़ होता है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जितने सेल बन रहे हैं उतनी सेल डाई भी हो रहे हैं। दिस मीन्स दैट नंबर ऑफ सेल डिवीज़न इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ सेल डेथ। स्टेशनरी फेज़ का ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, रीजंस फॉर अटेनिंग स्टेशनरी फेज़। अब माइक्रोब या बैक्टीरिया की ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि वो मस्त से ऐसे ग्रो कर रहे थे, फिर अचानक से आके स्टेशनरी फेज़ में आ गए? ऐसी क्या मजबूरी थी उनकी? तो फर्स्ट है न्यूट्रिएंट लिमिटेशन। सबको पता है नेचर की कैरिंग कैपेसिटी उतनी भी ज़्यादा नहीं है। हम जितना एक्सप्लॉइट करते जाएंगे उतने हमारे
रिसोर्सेज ख़त्म होते जाते हैं। तो बैक्टीरिया के लिए ये एक कंटेनर उसका नेचर हो गया, और इसमें जो मीडियम है, इसमें न्यूट्रिएंट्स हैं वो लिमिटेड है। एक टाइम के बाद, एक समय के बाद वो बैक्टीरिया के न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाते हैं, वो उनको सारे यूटिलाइज़ कर लेते हैं। तो जब न्यूट्रिशन ख़त्म होता रहता है तो बैक्टीरिया और कैसे ग्रो कर पाएंगे, कैसे डिवाइड कर पाएंगे? ऑब्वियसली नहीं कर पाएंगे। तो न्यूट्रिएंट लिमिटेशन इज़ द रीज़न फॉर अटेनिंग स्टेशनरी फेज ऑफ बैक्टीरिया। सेकेंड, accumulation ऑफ टॉक्सिक और वेस्ट प्रोडक्ट। अब बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है तो टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज़ ना करे ये तो हो ही नहीं सकता, वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ ना करे ये तो हो ही नहीं सकता। आप कुछ भी स्मॉल सी चीज़ का एग्जांपल ले लो। सपोज़ आपने बनानी है गोभी की सब्ज़ी, ठीक है, आपने गोभी की सब्ज़ी बनानी है, तो गोभी की सब्ज़ी बनाओगे तो उसके डंठल, उसके छिलके, ये सब चीज़ें निकाल के आप फेंकोगे ना। सब्ज़ी तो आपकी बन गई, पर आपके पास वो वेस्ट प्रोडक्ट कलेक्ट हुआ या नहीं हुआ ना। कोई भी चीज़ अगर हम बनाते हैं तो उससे हम वेस्ट प्रोडक्ट बन ही जाता है यार। उसी तरह से अगर बैक्टीरिया भी अपना पॉपुलेशन ग्रो कर रहा है तो उसके काफ़ी सारे वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज़ होते होंगे और वो टॉक्सिक भी होते होंगे, और उसी टॉक्सिक प्रोडक्ट के एक्यूमुलेशन से उनको खुद को समस्या होने लगती है। ठीक है, समझ रहे हो बात को? थर्ड पॉइंट ये हो गया, क्रिटिकल पॉपुलेशन लेवल पे पहुंचने के बाद बैक्टीरिया के पास और जगह भी नहीं होती है। अब हो गया 10⁹ सेल्स पर ml हम लोग पहुंच गए। अब इसके बाद हम ग्रो नहीं कर सकते भाई साहब, हम थक गए, हो गया हमारा, हम नहीं कर सकते। दिस इज़ ऑल्सो अ रीज़न फॉर अटेनिंग स्टेशनरी फेज। ठीक है, अब इसमें एक केस आता है स्टार्विंग बैक्टीरिया का। स्टार्विंग बैक्टीरिया मतलब भूखे बैक्टीरिया। ठीक है, जो भूखे बैक्टीरिया होते हैं वो स्टार्विंग प्रोटीन रिलीज़ करते हैं कि यस हम स्टार्व कर रहे हैं, हम स्टार्विंग प्रोटीन रिलीज़ करेंगे। ये स्टार्विंग प्रोटीन बैक्टीरिया को बहुत सारे फ़ायदे देता है। क्या फ़ायदे देता है ये उन सेल को रेजिस्टेंट बना देता है डैमेज से, कि नहीं भाई हम अभी स्टार्व कर रहे हैं, हम अभी भूखे हैं, हमको डैमेज मत करो। इससे इनकी पेप्टाइडोग्लाइकिन जो सेल वॉल की लेयर में होता है ना, पेप्टाइडोग्लाइकिन के क्रॉस लिंकिंग इंक्रीज हो जाती है, सेल वॉल का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है इस प्रोटीन की वजह से। डीपीएस प्रोटीन प्रोटेक्ट्स डीएनए, एक प्रोटीन रिलीज होता है डीपीएस प्रोटीन, स्टार्विंग प्रोटीन है ये एक टाइप का, ये डीएनए को प्रोटेक्ट कर लेता है। चेपेरॉन प्रोटीन्स आते हैं, वो प्रोटीन के डीनेचुरेशन को प्रिवेंट करते हैं। इस वजह से स्टार्विंग प्रोटीन बैक्टीरिया को डैमेज होने से पूरी तरह बचा लेता है। दिस डज नॉट गो लॉन्ग वेज गाइस, एवरीथिंग हैज़ अ एंड। मृत्यु सत्य है, समझ रहे हो? तो कुछ बैक्टीरिया जो हैं वो स्टारवेशन ईयर्स तक सर्वाइव कर लेते हैं, लाइक न्यूट्रिएंट मीडियम ख़त्म हो चुका है, काफ़ी समय से पड़ा हुआ है कोने में, 1 साल 2 साल 5 साल हो गए, बैक्टीरिया वैसे ही पड़े रहेंगे। बट उस दौरान उन लोग बहुत ज़्यादा वायरुलेंट हो जाते हैं, क्योंकि उस स्टार्विंग फेज में उन लोग ऐसी चीज़ें रिलीज़ कर लेते हैं, ऐसी चीज़ें सिंथेसाइज कर लेते हैं जिससे उन लोग ऐसे न्यूट्रिएंट डिप्लीटेड माहौल में भी, एनवायरनमेंट में भी जीना सीख जाते हैं, एडेप्ट कर जाते हैं। तो अगर ये ऐसी जगह पे भी ज़िंदा रह गए तो वो काफ़ी ज़्यादा वायरुलेंट हो जाते हैं, और हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है गाइस। इसका एक एग्जांपल एस एंटेरिका जो कि डिसेंट्री कॉज करता है, एस टाइफीमोरिया, टाइफॉइड के बैक्टीरिया। तो ये सब चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, आप सबको अच्छे से बाय हार्ट कर लेना है। अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर समझने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा टफ नहीं है। माइक्रोबायोलॉजी इज़ वेरी इजी। फोर्थ फेज़ हम आते हैं सेनेसेंस एंड डेथ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मृत्यु एक सत्य है, अल्टीमेटली माइक्रोब को मरना ही है। तो इसके लिए 3 हाइपोथेसिस दिए गए हैं, क्योंकि पहले ऐसा माना जाता था कि जो ग्रोथ कर्व का लास्ट फेज़ है डेथ और डिक्लाइन फेज़ है, उसमें जो माइक्रोब्स हैं वो सारे मर जाते हैं। बट बैक्टीरिया के केसेस में 3 हाइपोथेसिस दिए गए जिसमें ये बोला गया
कि वो स्टारवेशन फेज़ में खुद को रख लेते हैं, उनकी डेथ नहीं होती है, वो फिर भी सालों सालों तक सर्वाइव कर जाते हैं। इसको उनके ग्रोथ का अरेस्ट बोल सकते हैं, पर इसको उनका डेथ नहीं बोल सकते। तो डेथ फेज़ में जाने का मतलब है जो सर्वाइवर्स होते हैं वो डेथ फेज़ में जाते हैं, लाइक वो उस एनवायरनमेंट में, उस न्यूट्रिएंट डिप्लीटेड कंडीशन में भी खुद को संभाल के रख लेते हैं, बट ऐसे रखते हैं कि वो रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, वो बस सर्वाइव कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा एक होता है जेनेटिकली प्रोग्राम्ड सेल डेथ। जेनेटिकली प्रोग्राम्ड सेल डेथ क्या होता है? इसमें जो सर्वाइवर क्या करते हैं, एक्सक्यूज़ मी, मैं थोड़ा सा भूल रही हूँ। हाँ, जेनेटिकली प्रोग्राम सेल डेथ में क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनके सेल डेथ का जीन होता है, इसमें एपोप्टोसिस की जीन होता है, तो वो डाई कर जाते हैं। जब वो डाई कर रहे होते हैं तो उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कोलैप्स कर रहे होते हैं जब, तो उनके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ये बैक्टीरिया जो सर्वाइव करना चाहते हैं, वो बैक्टीरिया उसको इंगल्फ कर लेते हैं। तो इनके पास भी वो न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हो जाती हैं थोड़े लंबे टाइम में के लिए, बस ये बोलना चाह रहे हैं। अब एक जेनेटिकली प्रोग्राम्ड स्टेरिलिटी होता है, बट इसका मतलब ये होता है कि वो जिंदा तो है पर वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसको क्या कहते हैं? वायबल बट नॉन कल्चरेबल। मतलब वो जिंदा हैं पर वो और रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, आगे और ग्रो नहीं करेंगे, ठीक है। ये चीज़ होती है इसमें। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है गाइस, आप लोगों को बोर लग रहा होगा, मैं ज़्यादा लंबा बनाना नहीं चाहती थी। तो आगे हम देखेंगे और जितने भी सिलेबस है, पूरे के पूरे कंटेंट हैं असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के, सारे के सारे मैं इंक्लूड करने की कोशिश करूँगी। तब तक आप जुड़े रहिए और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।